नमस्कार। संस्कृत कक्षा में सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको पता है मित्रों कि हम संस्कृत से रिलेटेड सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनका एक बार मोटा मोटी दोहरान कार्य कर रहे हैं पुस्तक के माध्यम से। तो उसी में कल हमने जो पिछला वाला जो हमारा वीडियो था उसके अंतर्गत हमने समास प्रकरण का अध्ययन किया था और हमने उसमें समास की विधि, समास, समस्त पद तथा किस तरह से समास विग्रह होता है और किस तरह से समस्त पद बनता है और किस तरह से कितने इसके भेद होते हैं, इन सब का हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। जिसके अंतर्गत हमने केवल समास और अव्ययी भाव समास का विस्तार से अध्ययन कर लिया था। केवल समास का तो मैंने आपको बताया था कि ये केवल जिसे किसी नाम विशेष से अभिहित नहीं किया गया है। और ऐसे ही अव्ययी भाव समास में मैंने आपको बताया था कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है अव्यय, अर्थात जहाँ पे अव्ययों की प्रधानता होती है वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। ठीक इसी तरह से उसमें मैंने आपको बताया था कि पहला पद अव्यय होता है तथा दूसरा पद संज्ञा होगा। ठीक है। अब देखो पहला पद क्या होगा, अव्यय होगा और पहले पद की ही यहाँ पर प्रधानता होती है। तो जिस तरह से हमारे पास जो अव्यय आए थे जैसे उप था, सु था, अनु था, दुर था, है ना, और इत्यादि, जैसे अति थी, इति था, अनु था, सह था, और इस तरह से हमारे पास में बहुत सारे जो अव्यय थे उनका हमने अध्ययन किया था और साथ साथ इनके उदाहरणों का भी अध्ययन किया था। अब ठीक इसी तरह से अब हम आगे आते हैं तत्पुरुष समास पर। अगला समास क्या है हमारा, तत्पुरुष समास। प्रायण उत्तर पद है प्रधानता तत्पुरुष में उत्तर पद की प्रधानता होती है। जिस समास में उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे राज्ञ है ग्राहम, राजगृहम में अर्थ की दृष्टि से ग्राहम अर्थात घर प्रधान है, अतः राजगृहम। और तत्पुरुष का यह उदाहरण है, अर्थात यहाँ पर उत्तर पद की प्रधानता है। यहाँ किसकी प्रधानता है, उत्तर पद की प्रधानता है। जैसे देखिए आगे, तस्य पुरुष है तत्पुरुष है अथवा स पुरुष है तत्पुरुष है। तत्पुरुष को पूर्व पद और उत्तर पद में विभक्ति की समानता के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो है व्याधिकरण तत्पुरुष और एक है समाधिकरण तत्पुरुष। अब ये देखिए, बस इसमें अगर अपन ने व्याधिकरण और समाधिकरण अच्छी प्रकार से समझ लिया तो ये हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। व्याधिकरण तत्पुरुष को देखिए, व्याधिकरण समास में अर्थ पद तथा व्याधिकरण समास में प्रथम पद तथा द्वितीय पद में प्रयुक्त विभक्तियां अलग अलग होती हैं तथा पृथक विभक्तियों के कारण ही व्याधिकरण तत्पुरुष के 6 भेद माने गए हैं। एक तो है द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक है, कितने भेद हैं इसके, द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक, मतलब 6 भेद माने गए हैं। एक है समाधिकरण तत्पुरुष। इस तत्पुरुष के अंतर्गत दो जो हमारे समास हैं वो भी इसी में इंक्लूड कर दिए। प्रथम पद तथा द्वितीय पद में प्रयुक्त विभक्तियां समान होंगी। इसे हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, जैसे कर्मधारय समास भी कहा जाता है। इस समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय के निम्न भेद हैं। एक तो है विशेषण पूर्व पद कर्मधारय तथा उपमान पूर्व पद प्रधान कार्य। अब देखो, जिसमें पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, है ना, और पहला पद उपमान होगा। ठीक है, वही कर्मधारय होगा। ठीक है, और दूसरा जो समानाधिकरण का उदाहरण है वो है द्विगु। तो द्विगु समास भी समानाधिकरण तत्पुरुष का ही एक भेद होता है। इस समास में पहला पद तो संख्यावाची होगा, दूसरा पद संज्ञा ही होना चाहिए। ठीक है, एक पद में अपन गिनती देख करके अपन क्या कर देते हैं कि अब यहाँ पे हमें द्विगु समास लगाना है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें अब द्विगु समास नहीं लगाना होगा। तथा समाहार अर्थ में द्विगु समास हमेशा नपुंसकलिंग के एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। ठीक है, और द्विगु समास हमेशा किस में होगा, नपुंसकलिंग के एक वचन में ही होगा। इस बात को भी हमको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब इसी तरह से तत्पुरुष समास के कुछ गौण भेद हैं जो कि निम्न प्रकार हैं। देखो, तत्पुरुष समास के देखो 2 भेद बताए अपन ने, एक तो है समानाधिकरण और एक है व्याधिकरण।
समानाधिकरण में क्या होता है कि जिसमें जैसे विभक्तियों के अकॉर्डिंग उसको माना गया है। जैसे मान लो अपन ने विभक्तियों के अकॉर्डिंग उसमें माना है कि जैसे द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक, मतलब 6 विभक्तियां होती हैं टोटल इसमें। और दूसरा इसमें है समानाधिकरण तत्पुरुष। तो समानाधिकरण जो तत्पुरुष होता है वह क्या होता है, समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत हमने क्या किया, समानाधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत 2 हमारे जो समास हैं उनको भी इसी में इंक्लूड कर दिया। वैसे तो हिंदी भाषा में तो अलग से पढ़े जाते हैं कर्मधारय और दिगु को, लेकिन संस्कृत भाषा में कर्मधारय और दिगु भी तत्पुरुष के ही एक पार्ट होते हैं। अब तत्पुरुष के भेद देखो, विभक्ति तत्पुरुष के भेद हैं, विभक्ति तत्पुरुष, ऐलुक तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष, गति तत्पुरुष, उपपद तत्पुरुष और नय तत्पुरुष। ठीक है। अब देखो इन भेदों के अतिरिक्त कर्मधारय तथा दिगु समास भी तत्पुरुष के ही भेद हैं। इनमें भी उत्तर पद की प्रधानता ही होती है। अब विभक्ति देखो, इसमें सामान्य तत्पुरुष, इस विभक्ति तत्पुरुष जो है उसे सामान्य तत्पुरुष भी कहा जाता है। विभक्ति तत्पुरुष में समस्त पद के पूर्व पद की द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। द्वितीय तत्पुरुष द्वितीय आश्रितातीत है, पतित मागत्य प्राप्तोपन्न है, अर्थात कृष्णाश्रित। तो कृष्ण क्या है, कृष्ण तो है ही, तो कृष्णम श्रित, कृष्ण के ऊपर आश्रित। तो अब ये देखो कृष्ण में कौन सी विभक्ति आ गई, द्वितीय तत्पुरुष आ गई। अब ये देखो क्या कह रहे हैं, इसे सामान्य तत्पुरुष भी कहते हैं। विभक्ति तत्पुरुष के समस्त पद के पूर्व पद की द्वितीय से लेकर सप्तमी तक की किसी न किसी विभक्ति का लोप होता है। अब द्वितीय तत्पुरुष है, तो द्वितीय तत्पुरुष के अंतर्गत द्वितीय तत्पुरुष द्वितीयाश्रित, पतित माश्रित, प्राप्त है पन्नो, अर्थात कृष्णाश्रित है, अर्थात कृष्णामाश्रित है। कूप पतित है, कूपम पतित है, दुखातीत है, दुखम अतीत है, ग्राम गत है, ग्रामम गत है, सुख प्राप्त है, सुखम प्राप्त है, आरण्यातीत है, आरण्य अतीत। इस तरह से ये द्वितीय तत्पुरुष होगा। तो मित्रों आज हम अभी द्वितीय तत्पुरुष तक ही हम अध्ययन करते हैं, इसके पश्चात हम आगे भी अभी अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।